शरद रुख में आप ही का करूंगा, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां विपक्ष को एक उम्मीद की किरण और एक बड़ी उम्मीद की किरण नजर आ रही है। राजस्थान को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि 25 पे 25 जो पुरानी स्थिति थी, कहा जा रहा है इस समय यह स्थिति बदल सकती है। देखिए गौरव, केवल राजस्थान ऐसी जगह नहीं है जहां से विपक्ष को उम्मीद दिखाई दे रही है, बल्कि राजस्थान ऐसी जगह है जहां से लोकसभा का चुनाव का जो कैंपेन है उसका पूरा नैरेटिव बदल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चले थे इस लोकसभा चुनाव में विकास को एजेंडे को लेकर, 400 पार के एजेंडे को लेकर, बीजेपी के अपने एजेंडे को लेकर, लेकिन जिस तरह से पहले चरण का चुनाव हुआ और राहुल गांधी ने जाति के मुद्दे को इतना हवा दे दिया, संविधान को बदलने का और संविधान के बदलने के अंदर आरक्षण को खत्म करने के मुद्दे को इस कदर हवा दे दिया कि बीजेपी को पता लगा कि ये जो हम जिस एजेंडे पर चल रहे थे, शायद ये एजेंडा हमें उतना कामयाबी नहीं दिला पाएगा। तो आपको याद होगा पहले चरण के बाद जब पहली बार सभा करने आए तो इसी बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला और जो कांग्रेस का घोषणा पत्र था उसे लेकर इन्होंने कहा कि किस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण वाला घोषणा पत्र है, और सवाई माधोपुर आते आते पूरी तरह से मुस्लिम परस्त बताना शुरू कर दिया कांग्रेस पार्टी को। और यहां से चुनाव जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने उस एजेंडे को साथ रखते हुए इस एजेंडे को ज्यादा भारी कर दिए और मंगलसूत्र जैसे शब्द और उसके बाद पता नहीं पूरा एजेंडा बदलता चला गया। उसकी वजह बड़ी जो ये रही कि यहाँ का जो चुनाव जाति पर आधारित देखा गया और राजस्थान का चुनाव अमूमन जाति पर इस तरह से नहीं रहता है। जो बात आपने कही गौरव कि क्या राजस्थान में विपक्ष को ज्यादा उम्मीद दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिखाई दे रही है, इसलिए कि जातिगत फैक्टर ज्यादा हावी रहा है। इस बार कहा जा रहा है कि जाट गुजर मीणा जिस तरह से इस बार गोल बंद हुए हैं, लामबंद हुए हैं, उसमें विपक्ष को एक उम्मीद दिखाई दी। और राजस्थान के पहले चरण के बाद कांग्रेस को भी लगा कि हमारी उम्मीदें जो हैं वो परवान चढ़ रही हैं, तो उन्हें भी एक उम्मीद दिखाई दी। और विपक्ष की जब उम्मीद की बात हो रही है तो राजस्थान के साथ साथ आपको महाराष्ट्र भी मैं ले चलना चाहता हूं, जहां साहिल जोशी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साहिल, महाराष्ट्र भी एक ऐसा राज्य है जहां पर जिस तरह महाराष्ट्र जाएगा देश उस दिशा में जाएगा। उत्तर प्रदेश के बाद तो 80 सीटें उत्तर प्रदेश की, 48 सीटें महाराष्ट्र की, जिनमें से 41 पिछली बार एनडीए के साथ थी। लेकिन क्या महाराष्ट्र को पढ़ पाना इस समय सबसे कठिन है? एनसीपी भी दो फाड़ और शिवसेना भी दो फाड़, तो कौन है ना असल शिवसेना, कौन है असल एनसीपी? 4 तारीख को पता चल जाएगा। देखो गौरव, बात यह है कि महाराष्ट्र में पहली बार ये स्थिति पैदा हुई है कि महाराष्ट्र में 30% से ज्यादा फ्लोटिंग वोटर्स महाराष्ट्र में दिखाई दे रहे हैं। कम से कम 20% जो शिवसेना का वोट बैंक था वो वोट शेयर था वो, और 15-16% जो एनसीपी का यूनाइटेड एनसीपी का वोट शेयर था। इस तरीके से 35% वोट्स अब इस वक्त किसकी तरफ जाएंगे? क्या वो महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया अलायंस की तरफ जाएंगे या एनडीए की तरफ जाएंगे? ये चुनाव ये तय करेंगे, क्योंकि ये घटनाएं होने के बाद 2022 और 2023 की एक भी चुनाव महाराष्ट्र में हुआ नहीं है, जिसके वजह से हम ये तय कर पाए कि दरअसल शिवसेना का वोट शेयर कौन कंट्रोल कर रहा है। क्या उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे, या एनसीपी का वोट शेयर कौन कंट्रोल कर रहा है, शरद पवार या अजीत पवार? तो इसका फैसला इस चुनाव में एक तरीके से हो जाएगा। लेकिन इस बार के चुनाव में कई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, यानी जहां पर शिवसेना वर्सेस शिवसेना लड़ाई हो रही है वहां पर स्थिति कुछ और हो सकती है, लेकिन जहां पर बीजेपी बनाम शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे ये लड़ाई हो रही है वहां पर स्थिति कुछ और हो सकती है। लेकिन इससे भी ज्यादा इस बार के चुनाव में अहम बात यह रही कि 2014 और 19 के मुकाबले महाराष्ट्र में इस बार उस तरीके की कोई साफ वेव दिखाई नहीं दी। इस तरीके कोई इस तरीके से साफ लोगों का मत किस तरफ है ये बात दिखाई नहीं दी। लोग अपनी तरीके से हर चीज को पढ़ रहे थे। महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति जो बनी है, महाराष्ट्र में जो राजनीतिक स्थित्यंतर हुए हैं, उसकी भी कहीं ना कहीं झलक लोगों के विचारों में दिखाई दी। तो इसके लिए महाराष्ट्र के इस बार के चुनाव अरिथमेटिक पर यानी गणित पर निर्भर होंगे। उसके साथ साथ मोदी फैक्टर क्या अकेले
महायुति यानी एनडीए को खींच पाता है कि नहीं पाता है, उस पर भी तय होंगे। और उसके साथ साथ जिस तरीके से महाराष्ट्र में दो क्षेत्रीय पार्टियों में फूट पड़ी और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष के पास और चुनाव आयोग के पास जो फैसले आए, उसको लेकर पार्टी के वोटरों में क्या विचार किया जा रहा है, क्या लोगों को यह पसंद आया है, क्या भ्रष्टाचार के मुद्दे पर 14 और 19 में बीजेपी ने साफ लाइन महाराष्ट्र पे ली थी, इस बार वो लाइन थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि ब्लर हो गई है, क्योंकि धूमिल हुई है, क्योंकि इस बार जिन पर आरोप लगाए थे वही बीजेपी के साथ इस बार लोकसभा के चुनाव में नजर आए थे। तो उसका भी कितना असर वोटरों पर हुआ है, यह भी हमको इस चुनाव में पता चलेगा। इसके लिए महाराष्ट्र को प्रेडिक्ट करना ये काफी मुश्किल एक तरीके से नजर आ रहा है। ये उतना ही मुश्किल है जितना ये प्रेडिक्ट करना कि क्या जितने बड़े पोल पंडित हैं वो महाराष्ट्र को लेकर ही सबसे ज्यादा इस समय असमंजस की स्थिति में है। साहिल जोशी के पास एक बहुत जबरदस्त आकलन तो है, लेकिन एग्जिट पोल्स में और फिर 4 तारीख को यह स्थिति साफ हो भी जाएगी। लेकिन 4 जून को मतगणना के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की क्या तैयारियां हो रही है, भारतीय जनता पार्टी ने भी विशेष तैयारियां कर ली है। बीजेपी ने देश भर में अपने बूथ एजेंट, बूथ इंचार्ज, काउंटिंग एजेंट्स, इन सभी को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ईवीएम पर खासतौर पर नजर रखने को कहा गया है। सभी बूथ इंचार्ज और एजेंट्स से कहा गया है कि मतगणना केंद्रों पर ईवीएम की सील अच्छी तरह से जांच ले। अगर सील ठीक नहीं लग रही हो या ईवीएम से कोई छेड़छाड़ हुई हो तो आपत्ति तुरंत दर्ज कराए। यह भी कहा गया है कि हर ईवीएम के बीच एक सफेद कागज लगा होता है। अगर किसी ईवीएम में वो सफेद कागज नहीं है तो इसका मतलब यह है कि उस ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है, और अगर ऐसा दिखाई देता है तो आपत्ति दर्ज कराई जाए। ईवीएम मशीन उम्मीदवार और एजेंट के सामने ही खोली जाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। सभी इंचार्ज और एजेंट को कहा गया है कि वो फॉर्म 17C को देखें, उसमें कितने वोट लिखे हुए हैं, कितने वोट पड़े हैं, इसका आकलन वो कर लें। तो ये पूरा आदेश बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने बूथ एजेंट्स और इंचार्जेस को दिया है। लेकिन अगर हम आपको जल्दी से समय लिए चले अहमदाबाद, जहां से ब्रिजेश दोशी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रिजेश, एक तरह से कहा जाए तो 2014 हो, 2019 हो, 26 में 26 और इस समय तो एक सूरत की सीट बीजेपी के पाले में वैसे ही है। क्या 25 बाकी भी आ रही हैं या फिर विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन है वो कोई चुनौती यहां खड़ा करने में सफल हो पाया है? क्या आकलन है? देखिए, जिस तरह से ये चुनाव रहा है, गुजरात के परिवेश में बात करूं तो चुनाव के 1 महीने पहले कोई ये नहीं कहता था कि विपक्ष कहीं पर भी मैदान में, खुद विपक्ष ये मान रहा था कि उनकी कोई जगह गुजरात के चुनाव में नहीं दिखती। लगातार तीसरी बार जो है भाजपा 26 में से 26 जीतने जा रही है। पर जिस तरह से क्षत्रिय आंदोलन शुरू हुआ, परसोत्तम रूपाला का वो बयान आया और उसके बाद क्षत्रिय आंदोलन चला और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और देश में जो चुनावी माहौल बनता गया उसका असर गुजरात में भी देखने को मिला। कम से कम 5 से 6 सीट ऐसी रही जहां पे कांग्रेस अपने आप को फाइट में मान रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक जब गुजरात दौरे पे आए तो उन्होंने कहा कि हम 10 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। हालांकि वो उनका आकलन होगा और वो शायद गुजरात के परिवेश में कुछ ज्यादा है, पर कांग्रेस ऐसा मान रही है कि यहाँ पे जो है 2004 के परिणामों को वो रिपीट कर सकती है। हालांकि बीजेपी का दावा तो वही है कि 26 की 26 सीटें बीजेपी जीत रही है। कुछ सीटों पर उनकी लीड कम होगी, 3 से 4 सीटें ऐसी है जहां पे वो 5 लाख का दावा कर रही थी, पर वो 5 लाख की लीड रवीश के पास जल्दी से हम चल लेते हैं क्योंकि 29 में 29 बीजेपी का ये सपना है इन चुनावों में। लेकिन छिंदवाड़ा का जो गढ़ कांग्रेस पार्टी का है, क्या कांग्रेस पार्टी रवीश अपना गढ़ ये बचा पा रही है और बीजेपी की सीटों में सेंध लगा पा रही है? खासतौर पर क्या ये नाराजगी है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री को बदल दिया गया या शिवराज सिंह चौहान को कमान नहीं सौंपी गई? देखिए गौरव जी, सबसे पहले तो बताऊंगा जो सीट का नाम आपने लिया छिंदवाड़ा का, दरअसल मध्य प्रदेश का पूरा लोकसभा चुनाव जो है इस बार वो छिंदवाड़ा सेंट्रिक ही रहा है। बड़े बड़े नेता हों, भाजपा के केंद्र के हों या राज्य के हों, सबने छिंदवाड़ा को ही अपना केंद्र बना लिया था और यही छिंदवाड़ा लोकसभा सीट है जहां पे मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से सबसे ज्यादा
वोटिंग अगर कहीं हुई है तो वो छिंदवाड़ा में ही हुई है। करीब 80% मतदान जो है वो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पे हुआ है और इसके दोनों राजनीतिक दल अपने अपने तर्क के हिसाब से मायने निकाल रहे हैं। इस वोटिंग को वो अपने समर्थन में मान रहे हैं। कांग्रेस ये मान के चल रही है कि क्योंकि कमलनाथ ने यहाँ पे एक इमोशनल कार्ड खेला था, उन्होंने कहा था ये उनका आखिरी चुनाव है एक तरीके से सक्रिय राजनीति में, क्योंकि उनके बेटे यहाँ से वो उम्मीदवार हैं और एक इमोशनल कार्ड उनके साथ इसलिए जुड़ गया क्योंकि एक एक करके उनके सभी साथी छोड़ करके भाजपा में चले गए थे। तो कांग्रेस ये मान के चल रही है कि एक सिंपैथी और साथ ही में कमलनाथ का इमोशनल कार्ड वो कांग्रेस को फायदा दे गया और इसलिए इतनी जबरदस्त वोटिंग हुई है। लोग चाहते हैं कि जिस सीट पे 9 बार से कमलनाथ सांसद रहे, एक बार उनके बेटे सांसद रहे, एक बार उनकी पत्नी, तो वहां से एक बार फिर मौका मिलना चाहिए नाथ परिवार को। तो वही दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस अप्रत्याशित वोटिंग को अपने पक्ष में मान के चल रही है। वो ये मान के चल रही है कि इतने लंबे समय तक नाथ परिवार का कब्जा होने के चलते अब लोगों को ये लग रहा है कि कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा जो है वो मध्य प्रदेश में एक ऐसा हिस्सा बन गया है जहां पे पूरे राज्य में तो भाजपा की सरकार सटीक आकलन 1 जून से और सबसे सटीक और सबसे तेज नतीजे आज तक पर आप देखेंगे 4 जून को।